नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग सीरीज में आज का ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। आइए आज हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में विस्तार से समझते हैं। एडमिशन से लेके हम जॉब तक की बात करेंगे, यानी 4 साल के सिविल इंजीनियरिंग की जर्नी हम 10 मिनट में समझ लेंगे। तो आइए हम सबसे पहले सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सवाल है कि सिविल इंजीनियरिंग है क्या। सिविल इंजीनियरिंग व्यावसायिक इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो कि भौतिक और प्राकृतिक रूप से बने परिवेश में पुल, सड़क, नहरें, बांध और भवनों आदि के डिजाइन, निर्माण एवं रखरखाव का कार्य करती है। सिविल इंजीनियरिंग सैन्य अभियांत्रिकी के बाद आने वाली इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी ब्रांच है। इसे सैन्य इंजीनियरिंग से अलग करने के लिए असैनिक इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग के रूप में परिभाषित किया गया। सैन्य इंजीनियरिंग का अर्थ है वह इंजीनियरिंग जो सेना के कार्य से जुड़ी हो, जैसे सैनिकों के लिए पुल, बारूदी सुरंग इत्यादि का डिजाइन, निर्माण एवं रखरखाव का कार्य। असैनिक इंजीनियरिंग यानी सिविल इंजीनियरिंग आम जनता से जुड़े कार्य को संपन्न करती है। आइए अब सिविल इंजीनियरिंग के इतिहास के बारे में जानते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का इतिहास हमें सिविल इंजीनियरिंग के महत्व को समझने में काफी मदद करेगा। जब से मानव अस्तित्व में आया है तब से इंजीनियरिंग उसकी जिंदगी का हिस्सा है। सही ढंग से सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत उस समय से मानी जा सकती है जब 4000 और 2000 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में मानव ने बंजारों की जिंदगी का परित्याग करना शुरू किया। मिस्र का पिरामिड अपने आप में सिविल इंजीनियरिंग के इतिहास का गवाह है। यह 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। यह 3800 सालों से दुनिया का सबसे प्राचीन बनावट है। सिविल इंजीनियरिंग के महत्व को और समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं और आपके सामने रखता हूं, और यह एग्जाम्पल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया था। सिविल इंजीनियरिंग की महानता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगर आज के समय की सिविल इंजीनियरिंग के सबसे सर्वोत्तम उदाहरण की मैं बात करूं तो वो है बुर्ज खलीफा। आप सिविल इंजीनियरिंग की तरक्की इसी से माप सकते हैं कि 548 मीटर बुर्ज खलीफा को बनाने में हमारे आधुनिक सिविल इंजीनियर्स को मात्र 6 साल लगे। सिविल इंजीनियरिंग भौतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है और इसका इतिहास भी भौतिक और गणित की समझ से होने वाले विकास के पूरे इतिहास से जुड़ा है। सिविल इंजीनियरिंग अपने आप में काफी व्यापक है, इसलिए इसके विशेष अध्ययन के लिए सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब ब्रांचेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके उस लिस्ट को नोट भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, आगे हम इनके बारे में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ब्रांचेज ही नहीं बल्कि एक सिविल इंजीनियर के कार्य करने का क्षेत्र भी है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हम कैसे समझेंगे कि हमें सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या नहीं, यानी हमें सिविल इंजीनियर ही क्यों बनना है। जवाब आपके पास ही है स्टूडेंट्स, चलिए मैं उससे बस महसूस करवाता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग बचपन से ही अपना इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं और इंजीनियरिंग से हमारा संबंध तो बचपन से ही है। तो अगर आपको ऊंची ऊंची इमारतें आश्चर्य में न डालकर उसके रहस्य जानने की जिज्ञासा जगाती हो, नदियों पे बने बड़े बड़े डैम अगर आपको आश्चर्यचकित ही नहीं करते बल्कि एक अनसुलझा सवाल छोड़ देते, अगर जर्जर सड़कों को देख आपके मन में सवाल आए कि ये सड़कें हर साल क्यों बनानी पड़ती हैं, अगर आप भी ऐसी सड़कों की कल्पना करते हो जिसे रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़े, अगर जर्जर सरकारी स्कूलों को देख आपको अफसोस ही नहीं बल्कि उसे एक ऊंची इमारत में बदलने की इच्छा हो, तो यकीन मानिए सिविल इंजीनियरिंग आप ही का इंतजार कर रहा है। अब अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट और 12th पास स्टूडेंट्स दोनों के लिए है, और वो है कि सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन कब और कैसे मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सिविल इंजीनियर बनने के लिए 2 प्रकार के कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। हम सबसे पहले कोर्स की बात करते हैं, और वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद और स्टेट गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद आप मेरिट के आधार पे राज्य सरकार तथा प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एक 3 वर्ष का कोर्स है, जो 3 वर्ष की अवधि के बाद आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर की उपाधि देगा और आप जूनियर इंजीनियर रैंक की जॉब की शुरुआत प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर से कर सकते हैं।
एक और खास बात, अगर आप डिप्लोमा के बाद बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर इन टेक्नोलॉजी की कोर्स करना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। यानी आपके लिए बीटेक 4 साल की जगह पे मात्र 3 साल का होगा। अब हम दूसरे कोर्स की बात करते हैं, वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, अगर बी और बीटेक को लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि इन दोनों में कोर्स में कौन बेटर है, या फिर आप इंजीनियरिंग को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमारे इस सीरीज के वीडियो नंबर 1 को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप 12th पास करने के बाद बी या बीटेक की कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ये एक 4 साल का कोर्स है। इस 4 साल के कोर्स के बाद आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर बनेंगे और आप ग्रेड 2 की जॉब की शुरुआत प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों सेक्टर से कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बी या बीटेक में एडमिशन लेने के लिए वो कौन से क्राइटेरिया है जो हमें फुलफिल करने हैं। ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आप बी और बीटेक में एडमिशन किस कॉलेज में लेना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंजीनियरिंग भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान यानी आईआईटी से करना चाहते हैं, तो आपको आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। सिर्फ क्रैक ही नहीं, बल्कि उसमें काफी अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा। अब सवाल यह है, पढ़ने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास आईआईटीज और एनआईटीज कॉलेजेस की संख्या और सीट्स काफी कम है। तो फिर वो स्टूडेंट जिनको आईआईटीज और एनआईटीज नहीं मिला या स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं मिला, वो फिर अपना बीटेक का सपना कहां से पूरा करेंगे। तो घबराइए नहीं, आपके लिए प्राइवेट कॉलेजेस यानी ऑटोनोमस कॉलेजेस में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए अब हम उन टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात कर लेते हैं जो प्राइवेट या ऑटोनोमस है, जो अपने डायरेक्ट कॉमन इंटरेस्ट एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन देते हैं। अगर आपने उनका एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। मैं वो लिस्ट आपके सामने रखा हूं, आप इस वीडियो को पॉज करके एक एक करके सारे एग्जाम के बारे में देख लीजिए, और अगर किसी एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आपके नॉलेज अपडेशन के लिए मैं इंडिया के उन टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लेता हूं जो सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के रैंकिंग में आते हैं। इसमें पहला है आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, और स्टेट लेवल में अन्ना यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, और लास्ट है 10वें नंबर पे है आईआईटी हैदराबाद। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लिस्ट को एक बार गूगल कर लें, क्योंकि ये लिस्ट प्रतिवर्ष चेंज। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो अब आपके मन में सवाल अपने कैरियर को लेके आएगा। आपके मन में सवाल आएगा कि मैं सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करूंगा, किन किन सेक्टर्स में मैं जॉब कर सकूंगा, क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है। तो आइए इन सभी सवालों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है कैरियर ऑफ अ सिविल इंजीनियर। डाटा के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां नौकरी देने वालों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो ट्रेंड और स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स की। एक सिविल इंजीनियर का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक होता है कि बी और बीटेक करने के बाद उसको जॉब में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आती। वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में से किसी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत कर सकता है। आइए एक एक करके हम सभी सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जहां सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट होने के बाद अपना भविष्य संवारता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है कि अगर सिविल इंजीनियर अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता है तो इन सेक्टर्स में वो किस किस प्रकार का जॉब करेगा। सबसे पहला सेक्टर है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। यह सेक्टर बिल्डिंग्स, पुल, फ्लाईओवर, सुरंग के संरचना, डिजाइन और विश्लेषण से संबंधित है, जिसमें बीम्स की मजबूती, स्ट्रेंथ ऑफ बीम्स, बीम्स की स्टेबिलिटी, हाई टावर बिल्डिंग्स का डिजाइन और एनालिसिस होता है। कोस्टल इंजीनियरिंग। इस सेक्टर में सिविल इंजीनियर कोस्टल एरिया में प्रबंधन देखता है। कुछ इलाकों में कोस्टल मैनेजमेंट में बाढ़ और कटाव से रक्षा की जिम्मेदारी भी सिविल इंजीनियर को दी जाती है। आइए तीसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। इस सेक्टर में सिविल इंजीनियर बहुत सारे कार्य एक साथ करता है, जैसे प्लानिंग एंड सिलेक्शन, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन, साइट डेवलपमेंट और ऐसे बहुत सारे कार्य। अब आइए अब हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। इस सेक्टर में इंजीनियर की जिम्मेदारी भूकंप संभावना को पता लगाना, ऐसी संरचना बनाना जो भूकंप से कम प्रभावित हो इत्यादि का कार्य होता है। सभी सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करूं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लें, और अगर आपका सुझाव होगा किसी खास सेक्टर पे डिस्कस करने की तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और जरूरत पड़ेगी तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा।
मैं उन कैरियर ऑप्शंस की बात करने जा रहा हूं जो हर इंजीनियर का ड्रीम होता है। एक इंजीनियर के पूरे कैरियर ऑप्शंस को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला सेक्टर है जॉब, क्योंकि हमारे देश की जो माली हालात है उसके हिसाब से स्टूडेंट जब बीटेक करता है तो उसके समाज और परिवार वालों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, इवन उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है कि जॉब करना हर इंजीनियर की प्राइम नीड बन जाती है। तो कैरियर की शुरुआत में स्टूडेंट सबसे पहले जॉब की एक्सपेक्टेशन रखता है। कुछ स्टूडेंट जिनका फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाने की कोशिश करते हैं या फिर अपना कुछ स्टार्टअप करते हैं। उसके लिए फाइनेंस के साथ साथ एक अच्छा आइडिया भी आपके पास होना जरूरी है। और तीसरा वो सेक्टर है जो बीटेक करने से अभी सेटिस्फाइड नहीं हुए, जिनको लाइफ में कुछ और आगे करना है और वो जाते हैं हायर स्टडीज में, जैसे वो एमटेक एमबीए या फिर एमटेक प्लस एमबीए कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही इस जॉब सेक्टर में आने की कोशिश करते हैं। तो अब बात जब हमने जॉब की करी है तो जॉब तो हमारे पास दोनों होंगे, एक होगा गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा होगा प्राइवेट सेक्टर। ज्यादातर स्टूडेंट की यही तो एक्सपेक्टेशन होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब मिले। हमारे यहाँ कहावत है, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो आप नहीं, आपके आने वाले 7 पुश्ते भी आपके पैसे पे ऐश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बाद लाइफ काफी सिक्योर हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास 3 प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन है पीएसयू, जिसको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा ऑप्शन है लाइक आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होती है, जो आप डायरेक्ट आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हैं या फिर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू भी आईएएस के ग्रेड में जा सकते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम क्लियर करने के बाद क्लास 1 की जॉब की शुरुआत इंडियन रेलवे, सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी या फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिफेंस सेक्टर, सर्वे ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इनमें से किसी से भी वो अपनी शुरुआत कर सकता है। सिमिलरली वो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम को क्लियर करके पीडब्ल्यूडी, जल निगम, पीसीएल, इरिगेशन डिपार्टमेंट, आवास विकास इत्यादि बहुत सारे सेक्टर से वो अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकता है। स्टूडेंट, अब मैं पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात कर लेता हूं। तो पीएसयू में 3 कैटेगरीज है हमारे पास कंपनीज का, काफी बड़ा लिस्ट है। सबसे पहला जिसमें नाम आता है महानवरत्न कंपनीज, यानी वो कंपनीज है जिसमें अगर आपको एक बार जॉब मिल गया तो आप नहीं, आपके साथ पुश्ते आपके पैसे पे मजे करेंगे। उसके बाद है नवरत्न कंपनीज, फिर है मिनी नवरत्न। अब हम महानवरत्न कंपनीज के नाम जान लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिस्ट आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके पढ़िए और इसको डाउनलोड भी कर लीजिए आप। सबसे पहला है बीएचईएल, जिसको भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये तो टॉप महानवरत्न कंपनीज है, ये तो किसी प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट करने जाती नहीं है, फिर इसमें जॉब कैसे मिलेगा? तो परेशान नहीं होना है, आगे मैं वो जादू की छड़ी आपको बताऊंगा जिसको घुमाने से आपको इसमें जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं नवरत्न कंपनीज के बारे में। ये लिस्ट भी आपके सामने मैंने रख दिया है, क्योंकि लिस्ट काफी बड़ी है तो मैं एक एक करके नहीं पढ़ सकता, वरना वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इस पूरे लिस्ट को डिटेल में पढ़ लीजिए। सिमिलरली मैं कुछ मिनी नवरत्न कंपनीज के बारे में भी बता देता हूं, आप पूरा लिस्ट डिटेल से पढ़िए और इन सारे कंपनीज का लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम का टाइम हो तो आप यहां एप्लीकेशन जरूर डालें। अब आपके मन में एक दूसरा सवाल आएगा कि सर इंजीनियर की संख्या तो काफी ज्यादा है और गवर्नमेंट सेक्टर में तो सीट्स काफी कम है, तो जब गवर्नमेंट सेक्टर में सारे इंजीनियर एम्प्लॉय नहीं हो सकते तो फिर बाकी इंजीनियर कहां जॉब करेंगे? यह कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर भारत में डाटा के हिसाब से मैं बात करूं तो टोटल जॉब का लेस देन 5% जॉब ही गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस लेस देन 5% जॉब के लिए 90% काबिल युवा अपना 10 से 15 साल बर्बाद कर देते हैं। प्राइवेट जॉब में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां से आप अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग की डिजाइनिंग या प्लानिंग या फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, डैम्स कैनल्स की डिजाइन या प्लानिंग या फिर कंस्ट्रक्शन, रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, रेलवे, इन सबके कंस्ट्रक्शन। और आपको जान के आश्चर्य नहीं होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबका कार्य प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के द्वारा किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, प्राइवेट सेक्टर की कुछ टॉप कंपनीज की बात कर लेते हैं जो हर सिविल इंजीनियर की ड्रीम होती है। उनमें से कुछ नाम आपके सामने हैं, जैसे एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट्स, जेपी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, डीएलएफ ग्रुप, हिसार ग्रुप, एरा, लुमिनस, अडानी ग्रुप, हिंडवेयर एंड मेनी मोर। डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट आपके सामने है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक सिविल इंजीनियर की सैलरी कितनी होगी? स्वाभाविक है, जब हम इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। हम तो यही मान के चलते हैं हमने इंजीनियरिंग कर ली तो हमारी सैलरी लाखों से शुरुआत होगी। वैसे तो सैलरी आपके स्किल्स और नॉलेज पे डिपेंड करती है,
पर आज के हालात में एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को ज्यादा सैलरी का उम्मीद करना बेईमानी होगा। 2020 के सर्वे के अनुसार एक प्राइवेट कॉलेज से पास किए हुए फ्रेशर सिविल इंजीनियर की भारत में एवरेज सैलरी 3 लाख से 4 लाख रुपया सालाना है। प्राइवेट में कुछ बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर लें तो वो सैलरी 7 से 9 लाख रुपए सालाना तक वैरी भी करती है। एक IITian की बात करेंगे तो उसी सिविल इंजीनियर की सैलरी का एवरेज पैकेज 8 लाख से 15 लाख एवरेज है और अपर सैलरी की और हाईएस्ट सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। जैसा मैंने बताया वो तो आपके स्किल्स और नॉलेज पे डिपेंड करती है। स्टूडेंट मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि एक एवरेज सैलरी है, न कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का हाईएस्ट पैकेज। अगर आप अपनी सैलरी में ज्यादा हाइक चाहते हैं तो कुछ स्किल्स आपको जल्दी सीख लेने चाहिए। चलिए वीडियो के लास्ट में उन कुछ स्किल्स की बात कर लेते हैं जो सीखने के बाद आप प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में बहुत जल्दी हाइक और प्रमोशन पा सकते हैं। उन स्किल्स में सबसे पहला आता है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप उस दिन से सीखने लगते हैं जिस दिन से आप अपने आप को समझदार समझने लगते हैं। लीडरशिप स्किल्स, वैसे तो हम अपने आप को लीडर तब से मान लेते हैं जब हम क्लास में मॉनिटर चुने जाते हैं। अब कुछ और स्किल्स की बात कर लेते हैं जैसे मैथ स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और सबसे इंपोर्टेंट स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स की जितनी भी जानकारी मैंने दी ये सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करने में आपको काफी मदद करेगी। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको लगता है छूट गया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में उस टॉपिक को जरूर कवर करूं। Yeah.